राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर अपन लोगों को जितनी भी मशीनरी है जो आपको प्रशासन संचालित करने में सहयोग प्रदान करती है, उस मशीनरी का अध्ययन करना होता है। तो जनरली क्या है, हम बोलते हैं कि यार संविधान, अपन संविधान कभी नहीं पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं राजव्यवस्था। क्यों? क्योंकि अपन एक प्रशासन का हिस्सा है। जो भी सरकारी कर्मचारी है वो प्रशासन का एक हिस्सा है, इसलिए वो उस प्रशासन में किस प्रकार की उसकी भूमिका है, उस भूमिका को पहचानना चाहता है। राजव्यवस्था का मतलब है कि आप शासन चलाने के लिए किस प्रकार की मशीनरी का प्रयोग कर रहे हो, कौन सी युक्तियां आपके पास में है, अपन उसका अध्ययन करते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारी शासन प्रणाली है, ये शासन प्रणाली है किस प्रकार की। तो हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो एक क्या है, लोकतंत्र है। भारत क्या है, वो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता का शासन जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए ही कार्य करते हैं। अब ये विशेष क्यों हो जाता है? ये विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें शक्ति जो है वो विभाजित होती है। अगर शक्ति विभाजित है तो कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता। अगर मान लो कि किसी एक व्यक्ति में बहुत सारे अधिकार अगर समाहित हो जाएं तो वो तानाशाही करेगा, दादागिरी करेगा। और वहीं अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो वो दादागिरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कोई तीसरा व्यक्ति होगा। तो वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, दबाव महसूस करेंगे। इसलिए लोकतंत्र जो है वो शासन प्रणाली की सबसे बेहतर नीति मानी जाती है। अब इस लोकतंत्र में हमने अपना रखा है गणतंत्र को, रिपब्लिक। तो भारत लोकतंत्र तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है, गणतंत्र भी है। मतलब जनता का शासन है, लेकिन इस शासन का मुखिया कौन है? तो इसका मुखिया राष्ट्रपति। अब ये जो मुखिया है, क्या ये वंशानुगत है क्या? तो ये वंशानुगत नहीं है, इसका चुनाव होता है। अब अगर आप किसी व्यक्ति को चुन रहे हो, इसका मतलब उसमें कोई योग्यता, अब योग्यता अगर वो पूरी करेगा तभी उसको चुन पाओगे आप। नहीं, उत्तराधिकार के प्रश्न में क्या होता है, योग्यता नहीं देखी जाती है, ब्लड रिलेशन देखा जाता है, सीनियरिटी देखी जाती है, प्राथमिकता देखी जाती है। इसका मतलब कि हम जो भी चीज ले रहे हैं वो शुद्धिकृत है, प्यूरिफाई है। हर चीज को हम नाप तोल के अपना रहे हैं। अब चूंकि हमको पढ़ना है क्या, राजस्थान, तो राजस्थान जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो एक इकाई है इस शासन प्रणाली में। राजस्थान क्या है, राजस्थान एक इकाई है। अब अगर हम इकाई के शासन को देखते हैं तो ये जो इकाई की शासन है इसे राजव्यवस्था में कहा जाता है राज्य। क्या कहते हैं इसको, राज्य कहते हैं। अब चाहे आप केंद्र में देखो चाहे आप राज्य में देखो, आपको एक कॉमन चीज दिखाई देगी, और वो क्या दिखाई देगी, वो दिखाई देगी आपको शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण, पावर डिवाइडेशन, पृथक्करण। इसका मतलब शक्ति किसी एक व्यक्ति में, एक संगठन में, एक संस्था में, एक समुदाय में, एक धर्म में, एक जाति में, एक लिंग में निहित नहीं है। शक्ति क्या की गई है, विभाजित की गई है। अब ये शक्ति कैसे विभाजित की गई, तो हमने शक्ति विभाजन का जो आधार है, एक तो वो कर दिया संवैधानिक प्रबंधन में, और एक हमने कर दिया भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ये क्लास है आपकी सामान्य ज्ञान की, एसएस की। अब राजस्थान जो है, जो एक राज्य है, इसको हमने पहले तो बांटा भौगोलिक आधार पर, और भौगोलिक आधार पे हमने इसको डिवाइड करके उसके आधार पे ही हमने शासन प्रमुख जो है वो निर्धारित कर दिए। तो राजस्थान ये एक इकाई हो गई, इसको हमने विभाजित किया संभाग में। और संभाग कितने हैं आपके पास में, 7 संभाग जो थे इनको हमने फिर डिवाइड कर दिया किसमें, जिलों में। जिले हमारे पास कितने हैं आज वर्तमान में, 41 जिले जो हैं, जिलों को हमने डिवाइड कर दिया उपखंड में। उपखंड, उपखंड जो है इनको हमने डिवाइड कर दिया किसमें, तहसील में। तहसील को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, उप तहसील में। उप तहसील जो है इसको हमने विभाजित कर दिया आरआई क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं कानून गो। कानून गो, इसको हमने डिवाइड कर दिया किसमें, गिरदावरी में। गिरदावरी को हमने किसमें डिवाइड कर दिया, पटवार क्षेत्र में। पटवार क्षेत्र या पटवार हल्का। ये सब क्या चल रहा है, ये भौगोलिक प्रशासन के साथ साथ, भौगोलिक विभाजन के साथ साथ आपका जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसको हमने इसमें शामिल कर रखा है। तो जो राज्य व्यवस्था चलती है उस राज्य व्यवस्था में किस क्षेत्र में कौन प्रमुख है, पटवार क्षेत्र में कौन, पटवारी। गिरदावरी क्षेत्र में कौन, गिरदावर। गिरदावर के ऊपर कौन है, कानून गो। कानून गो के ऊपर कौन है, तहसील। तहसील जिसका मुखिया नायब तहसीलदार, सॉरी उप तहसील, कौन है मुखिया, नायब तहसीलदार। इसके ऊपर कौन है, तहसील। तहसील का मुखिया कौन, तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर कौन, उपखंड अधिकारी, जिसको हम कहते हैं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। एसडीएम तो जब वो मजिस्ट्रेट का काम करता है तब कहलाता है, सामान्यतः वो एसडीओ है। एसडीओ के ऊपर कौन है, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के ऊपर कौन है, संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त के ऊपर कौन है, चीफ सेक्रेटरी। एक तो ये हो गया। अब इसी में अगर राजनीतिक पक्ष को लेकर चले हम, तो राजनीतिक पक्ष में यहां कौन है, मुख्यमंत्री। संभागीय स्तर पे कोई है क्या राजनीतिक व्यक्तित्व, अलग से कोई जिसका चुनाव होता हो, नहीं मिलेगा आपको। जिला स्तर पे है कोई राजनीतिक व्यक्तित्व, बिल्कुल है, जिला प्रमुख है। उससे नीचे आएंगे हम उपखंड पे, क्या यहाँ कोई है, बिल्कुल है, प्रधान है, पंचायत समिति है। उससे नीचे यहाँ कहीं है क्या, नहीं है। फिर हम कहाँ आएंगे, पटवार क्षेत्र में। तो पटवार क्षेत्र में गांव का समूह होता है।
तो वहां कौन आ जाएगा? सरपंच आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम राजनीतिक परिदृश्य को और प्रशासनिक परिदृश्य को अगर हम समायोजित करके चलें तो कुछ इकाइयां तो महत्वपूर्ण है, कुछ इकाइयां गौण है, उनका महत्व नहीं है, लेकिन वो इकाइयां प्रशासनिक रूप में भूमिका जरूर निभाते हैं। तो एक तो है सामान्य सा परिचय ये, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब ये सारे नाम आपके पास में आएंगे। पटवार क्षेत्र भी आएगा, गिरदावरी भी आएगी, कानून को भी आएगा, उप तहसील भी आएगी, तहसील भी आएगी, उपखंड भी आएगा, जिला आएगा, संभाग आएगा और राज्य आएगा। एक विभाजन तो है ये। दूसरी ओर अगर हम शक्ति पृथक्करण देखें, मैं आज खाली आपको इसको थोड़ा सा समझा रहा हूं ताकि जब आप पढ़ोगे तो बार बार ये चीजें रिपीट नहीं होंगी या आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या चीज है। यहां अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई कोई भी राज्य है, उस राज्य का अगर प्रशासन संचालित करना है तो उस प्रशासन संचालित करने के लिए हमारे पास में कौन कौन प्रमुख होते हैं। तो हमारे पास में एक होता है राज्यपाल, एक हमारे पास में होता है मुख्यमंत्री, एक हमारे पास में होता है महाधिवक्ता, एक हमारे पास में होता है लोकायुक्त, एक हमारे पास में होता है पटवारी, एक हमारे पास में होता है ग्राम सेवक या ग्राम सचिव या सचिव, जैसे आजकल हम वीडियो भी कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन यहां क्या क्या महत्वता है इनकी। राज्यपाल राज्य का क्या है? संवैधानिक प्रमुख, मतलब राज्य का प्रथम नागरिक। सारे कार्य इसी के नाम से किए जाते हैं, जो भी काम आप करोगे सब में नाम किसका होगा? राज्यपाल का। बिना राज्यपाल के नाम के कोई भी कार्य वैधानिक नहीं होगा, क्योंकि यह राज्य का क्या है? वैधानिक प्रमुख है। कोई भी काम ले लो चाहे आप। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री। ये क्या है? ये है राज्य का प्रमुख। अब ये राज्य का प्रमुख है, लेकिन कौन से विभाग का है? तो इसके पास में राजनीतिक विभाग भी है और प्रशासनिक विभाग भी है। तो ये राज्य का राजनीतिक प्रमुख भी है और राज्य का प्रशासनिक प्रमुख भी है। लेकिन इसके प्रशासनिक प्रमुख में इसको सहयोग देने के लिए एक पदाधिकारी होता है, जिसको हम कहते हैं आपके मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। फिर अब मान लो कि कोई कार्य आप कर रहे हो, तो कार्य में विवाद होना संभव है। भाई कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा। अब विवाद अगर होगा तो न्यायालय में जाएगा। न्यायालय में जाएगा तो सरकार की ओर से कौन व्यक्तित्व है जो न्यायालय में सरकार का पक्ष रखे? तो वो महाधिवक्ता है। तो महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सरकार का वकील होता है। ये क्या है? ये सरकार का वकील है। अब जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में रिजल्ट में या एग्जाम प्रणाली में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया, आप नाराज हो। अब आप ये चाहते हो कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, हमें ये पता लगे कि भाई कमी कहां रही। आपने वाद दर्ज करवाया, आपने कहा कि भाई सरकार भ्रष्ट है, हम सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो सरकार पक्ष रखने का मतलब तो ये हो गया कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं सारे न्यायालय में आओ, या किसी विभाग से संबंधित मुद्दा है तो वो विभाग आए। अब वो विभाग तो पूरा जा नहीं सकता, तो सरकार की ओर से एक रिप्रेजेंट होता है जो सरकार का पक्ष रखेगा। तो न्यायालय में सरकार का पक्ष कौन रख रहा है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता उपस्थित हो गया, इसका मतलब सरकार उपस्थित हो गई। तो ये सबसे बड़ा क्या है? राज्य का वकील है, सलाहकार है सरकार का। फिर आते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त जो व्यक्तित्व है, ये राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नियंत्रक तंत्र है। भ्रष्टाचार नियंत्रक तंत्र। राज्य में अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, कोई उपबंध है, तो उसकी जांच के लिए कौन सी संस्था है जो सुप्रीम है? तो वो पहले कौन सी संस्था है? लोकायुक्त है। बाकी प्रक्रिया बाद की बात है। संज्ञान कौन लेगा? लोकायुक्त लेगा। पटवारी, ये राज्य का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। हाँ सॉरी, सबसे छोटा राजस्व अधिकारी। तो राजस्व क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राजस्व अधिकारी कौन है? पटवारी। अब अगर पूरे प्रशासन में देखा जाए, यहां से यहां तक जो आप आए हो, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? ग्राम सेवक, प्रशासनिक अधिकारी। और जनरली कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशासन का सबसे छोटा प्रशासनिक कर्मचारी कौन है? ग्राम सेवक, ग्राम सचिव या वीडीओ। राजस्व का सबसे छोटा कर्मचारी कौन है? पटवारी है, जो सबसे छोटा राजस्व अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटा। एक कैटेगरी तो हमें ये देखनी है। उतार लो उसको, उतार लो, ताकि आपको बाद में क्या सीक्वेंस याद रहे, क्योंकि जब आप जिला प्रशासन पढ़ोगे तब ये बहुत काम आएगी। क्योंकि जिला प्रशासन के अंदर बार बार आपके पास में आएगा कलेक्टर, कलेक्टर की भूमिका, एसडीएम की भूमिका, तहसीलदार की भूमिका। पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का होगा, ये सारी चीजें शायद आपको जब वैकेंसी की डिक्लेरेशन बताई गई थी तो आपको शायद बता दिया गया होगा। तो आप वहां पे
इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी तो स्पीड थोड़ी फास्ट रखना। ग्राम सेवक के नीचे सेक्रेटरी कौन सा हो गया भाई साहब? कब आया ये तो खुद सेक्रेटरी है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। ग्राम सेवक कहते थे इसको, लेकिन बाद में इसने कहा कि नहीं, सेवक वाला जो शब्द है अच्छा नहीं लग रहा, सचिव कहो। क्योंकि जब सगाई पताई होती थी तो लोग कहते थे कि भाई छोरा क्या करता है कि साहब ग्राम सेवक है, तो ग्राम सेवक में थोड़ी सी फीलिंग, मजा नहीं आता था। हाँ, तो विलेज सेक्रेटरी, सचिव, दम आता है ना उसमें, थोड़ा वजन पड़ता है, इसलिए वही है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ही है, ये कोई खास नहीं है अलग। हाँ, वो तो इंग्लिश में हो गया ना थोड़ा। वही होता है। हाँ बिल्कुल, आपकी न्यू क्लास है, मेरी भी न्यू क्लास है, ओल्ड अपनी भी नहीं है। अब देखो, इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए राज व्यवस्था में राज्य जो शब्द आता है, इस राज्य शब्द के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रासंगिकता है। राज व्यवस्था में राज्य क्या है, सबसे पहले अपन उसको देखेंगे, क्योंकि अपन राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इलेवन ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस किसके रही हुई है क्या, किसी के? आपके रही है? ग्रेजुएशन में भी है? इसका मतलब कुछ चीज़ें तो आपकी सुनी हुई होंगी, सुनी है ना, फिर ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि भाई इलेवन ट्वेल्थ में तो संजीव पासबुक, और कॉलेज में राजा वन वीक सीरीज, 24 घंटे में राजा बनने की तैयारी, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, कंपेरिजन में वो सेगमेंट बदल जाता है? करना पड़ेगा भैया। मिस्टर राज, उपखंड क्या होता है? उपखंड एक राजस्व की इकाई है, प्रशासनिक विभाजन है। उपखंड आप ये कह सकते हो ब्लॉक जिसको कहा जाता है। जब आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि जो पंचायतों के विकास के लिए जो योजनाएं होती हैं उनको रेगुलेट कहाँ किया जाए, तो वो ब्लॉक स्तर पर रेगुलेट की जाती हैं। हम्म। अभी आज फाइनल हो जाएगी, परसों जाएगी, थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी सी और है, आज उसको फाइनल कर दूंगा, बुधवार तक चली जाएगी, फिर आ जाएगी आपके पास। होता है एक ऐसा भूभाग जो निश्चित है, जिसमें एक निश्चित जनसंख्या रहती है, जिसकी अपनी एक निश्चित सरकार होती है, और जिसमें संप्रभुता होती है। अब अगर मैं बात करूं कि राज्य, जैसे अपन कहते हैं राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता है क्या? संप्रभुता का मतलब होता है जब आप अपने आंतरिक प्रशासन के और बाह्य प्रशासन को संचालित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। आप कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी नीति बना सकते हो, कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हो, कोई भी कार्य संचालन कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं हो आप पे। तो क्या राजस्थान संप्रभु है? क्या पंजाब संप्रभु है? तो आप कहोगे नहीं। क्यों? राजस्थान के अंदर क्या होना है ये आपकी सरकार तय करेगी, लेकिन राजस्थान के बाहर क्या होना है ये केंद्र सरकार तय करेगी, आप नहीं कर पाओगे। मतलब आपके विचार प्रभावित हो गए, इसका मतलब आप संप्रभु नहीं हो। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या रहती है 140 करोड़ है अपन, सरकार है, संप्रभुता है। भारत अपने आंतरिक क्षेत्र में क्या निर्णय लेगा? लेता है, स्वतंत्र है। बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेता है, स्वतंत्र है। वो किसके साथ व्यापार करना चाहता है, किसके साथ सांस्कृतिक संबंध रखना चाहता है, किसके साथ वो परियोजना के अंतर्गत संबंध रखना चाहता है, या किसके साथ नहीं रखना चाहता। जैसे पाकिस्तान, आपकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी, आपने तय कर रखा है। अब अगर अमेरिका कहे क्यों नहीं जाएगी, तो आप कहोगे तू कौन भाई, तू तेरा काम कर, हम हमारा काम करेंगे, बीच में पंचायती करने की जरूरत नहीं है। किसके साथ क्या संबंध रखने वो हम तय करेंगे। तो आपके कई बार ऐसे विवाद होते हैं जिसमें दूसरे देश हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, तो आप उनको तुरंत रोक देते हो कि ना ना पंचायती नहीं, हम हमारे स्तर पर कर लेंगे। इसलिए भारत क्या है? भारत राज्य है। राजस्थान को हम राज्य के रूप में बोलते हैं, लेकिन राज व्यवस्था के अनुसार राज्य क्या है?
भारत। और राजस्थान क्या है? उस राज्य की एक इकाई है, और इकाई के रूप में हम उसको राज्य संबोधित करते हैं, जबकि राज्य व्यवस्था के अनुसार राजस्थान राज्य नहीं है, इकाई के रूप में वो राज्य है। समझ में आया अंतर? इसलिए शब्द क्या है, बार बार जब आएगा तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि बात किसकी हो रही है। अब चूंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, हम एक स्टेट पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि राज्य जो है, जहां जिसकी बात आज हम एक इकाई के रूप में कर रहे हैं, उसकी जो सरकार है, उस सरकार को चलाने के लिए हमारे पास में कितने अंग होते हैं। कोई भी सरकार होती है, उस सरकार के 3 अंग हैं। एक अंग है विधायिका। शब्द को ध्यान रखना, कहीं विधानमंडल आएगा, कहीं विधायिका आएगा, कहीं विधानसभा आएगा, कहीं विधान परिषद आएगा, कहीं मंत्रिमंडल आएगा, कहीं मंत्री परिषद आएगा। तो शब्दों पे गौर रखना, पूरा खेल शब्दों का है इसमें। एक है विधायिका, जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। एक है कार्यपालिका, जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और तीसरा है आपका न्यायपालिका। कोई भी सरकार अगर संचालित हो रही है तो उसके 3 अंग हैं, और 3 अंग मुख्य भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। विधायिका नाम की जो संस्था है आपके पास में, ये विधायिका कानून निर्माण का काम करती है। क्या करती है? कानून निर्माण। अब राजस्थान में जो हम विधायिका पढ़ रहे हैं, तो यहां विधायिका से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य विधायिका से तात्पर्य है, अब देखो थोड़ा सा वापस मैं, सूरज बांजी बिल्कुल रीट में क्यों नहीं काम आएगा? L2 के अंदर सीधा का सीधा दे रखा है स्लेब, इतना नहीं, उसमें ज्यादा है, उसमें नहीं हो, सामान्य है उसमें, तो 2 में ज्यादा है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई हमने जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली अपना रखी है, और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये दोहरे सदन वाली है। केंद्र में भी 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, राज्य में भी हमने 2 सदन के प्रावधान कर रखे हैं। तो राज्य में जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसका प्रतीक है विधानमंडल, और विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। अब कुछ राज्यों में तो विधान परिषद है, कुछ में नहीं है, वो राज्य पे निर्भर करता है। राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, प्रतिनिधित्व अधिक है, तो वो चाहता है कि उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए वो 2 सदन रख लेते हैं। और बड़े राज्यों में ही ये प्रासंगिक होता है, छोटे राज्यों में नहीं होता है इतना। यहां अगर हम विधायिका की बात करें, तो इसके विधायिका में संतोष जी, विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। आप इंग्लिश मीडियम से अगर हो तो मैं टर्म्स इंग्लिश में बोल दूंगा, प्रोनाउंस कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, और मेरे खुद की अंग्रेजी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं खुद अंग्रेजी में बीपीएल हूं, मैं तो काम काट दूंगा तुम्हारा। यहां तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमारे यहां पे विधानमंडल कैसा है? एक सदन वाला, तो इसको हम किससे ले रहे हैं? विधानमंडल से ले रहे हैं। अब हमारे पास विधानमंडल कैसा है? एक सदन है। कौन सा सदन है? विधानसभा। अब विधानसभा क्या करती है? नीति बनाती है, कानून बनाती है। कहने का मतलब विधेयक, जिसमें उस नीति का प्रारूप जो है वो उल्लेखित होता है। अब ये विधेयक अधिनियम कब बनेगा? जब उसको अथॉरिटी मिलेगी। और अथॉरिटी कौन देता है? तो राज्य में अथॉरिटी देने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास में। तो अगर मैं कहूं कि राजस्थान में कानून बनाने की शक्ति विधायिका में नहीं है, विधायिका का मतलब विधानमंडल है, तो विधानमंडल में कौन शामिल है? विधानसभा और राज्यपाल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। विधानमंडल बनाते हैं। यह है आपका विधानमंडल। प्रश्न सीधा सा आता है, संसद से तात्पर्य है, तो आप कहोगे संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर आपको पूछा जाए विधानमंडल से तात्पर्य है, तो वहां ऑप्शन दिया जाएगा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब मान लो कि अगर वो पूछ रहा है कि राजस्थान में विधानमंडल से तात्पर्य है, तो आप जानते हो कि यहां पे विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधानसभा और राज्यपाल क्या बनाता है? विधानमंडल बनाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करना। अब किसी चीज को एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना। तो कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका कानून लागू करती है। अब ये जो कानून लागू कर रही है, तो इसे कानून लागू करने में सहयोग कौन प्रदान करता है? तो हमारे पास में एक तो होते हैं राज्यपाल, एक हमारे पास में होते हैं मुख्यमंत्री, एक होते हैं मंत्री परिषद, और एक हमारे पास होता है महाधिवक्ता। एक कौन होता है? महाधिवक्ता। ये वो वर्ग है जो क्या कर रहा है? कानून लागू कर रहा है या कानून संबंधी कार्य कर रहा है। कोई भी कानून जब तक वैध नहीं होगा, जब तक राज्यपाल उस पर स्वीकृति नहीं देगा,
तो राज्यपाल यहां भी मुख्य है और वहां भी मुख्य है। अब वहां मुख्य कैसे है? मान लो कि विधायिका नहीं है, सत्र नहीं चल रहा, अस्तित्व में नहीं है, और आपको कानून चाहिए, तो कानून कौन बनाएगा? राज्यपाल। तो आप सुनते हो अध्यादेश, एक शब्दावली आएगी अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। हाँ, तो इसका मतलब कानून लागू कर रहा है मुख्यमंत्री। नीति निर्माण करने वाला जो संगठन है वो कौन सा है? मंत्रिपरिषद। इस मंत्रिपरिषद का माई बाप कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों कानून बना रहे हैं, लागू करवा रहे हैं। महाधिवक्ता कानून में क्या सुधार करना है, क्या नया प्रावधान करना है, यह सलाह किससे मांगी जाएगी? महाधिवक्ता से। सलाह तो यही देगा, भाई आपके कोई केस हो गया, आप सलाह किससे मांगोगे? वकील से मांगोगे। तो ये वकील ही तो है सरकार का। हाँ, वो वकील तो हो गया, एक तरह का सरकार का वकील हो गया, तो ये सलाह दे रहा है, ये कानून लागू कर रहे हैं। अब इसने जो कानून बनाया, इसने जो कानून लागू किया, उसी के तहत तो आप क्या करोगे? न्याय प्रदान करोगे। राज्य सरकार भाग 6 में है, थोड़ा सा शांति रखो, सब आ जाएगा। या तो मैं आपके जवाब अवॉइड करूंगा फिर, या फिर आप थोड़ा सा सब्र रखो, सारी चीजें बता दूंगा। न्यायपालिका क्या कर रहा है? ये कर रहा है न्याय प्रदान, न्याय प्रदान करता है। अब भारत में न्यायपालिका कैसी है? इकहरी और स्वतंत्र। अब इस न्यायपालिका में अगर राज्य स्तर पर हम देखें तो हमारे पास में क्या है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के अधीन क्या होते हैं आपके? अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। फौजदारी अभी बताते हैं क्या क्या होता है। वो न्यायिक पुनरावलोकन एक अलग शक्ति है विकास जी। अब देखो, किसी के जीवन में कोई भी व्यक्तित्व है, उसके जीवन में क्या समस्या हो सकती है? या तो संपत्ति की, या फिर भय की। संपत्ति उसकी अर्जित की भी हो सकती है, पुश्तैनी हो सकती है। तो जहां संपत्ति का प्रश्न आता है, जहां विवाह का प्रश्न आता है, जहां तलाक का प्रश्न आता है, जहां उत्तराधिकार का प्रश्न आता है, ये सारे मामले किसमें जाते हैं? दीवानी में। आप ये सोचो ना, इंसान दीवाना किसका है आज के दिन? या तो संपत्ति चाहिए या लुगाई चाहिए, दो ही तो हैं। और कोई भी लड़ाई हुई है, उसकी समस्या का जड़ जो है वो कहां छुपा हुआ है? जर जरूर जमीन, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर फौजदारी, फौजदारी दबदबा। अब आप दबदबा बनाओगे तो आप या तो किसी को मारोगे, हत्या करोगे, लूटपाट करोगे, कोई जघन्य अपराध करोगे। तो जहां भी लूट है, डकैती है, हत्या है, मारपीट है, वो किस में जाएगा? फौजदारी में। तो आप एक तो देखते हो, कभी कोर्ट जाते हो, कभी गए हो, तो हमेशा देखो, जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई कांड करो तो जाओ, ऐसे जनरली चले जाओ। वहां अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा मुंसिफ न्यायालय, कहीं लिखा होगा सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। तो दोनों की प्रासंगिकता अलग अलग है, तो वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में और प्रकार की अदालतें आ गई, जैसे लोक अदालत अलग आ गई, पंचायत न्यायालय अलग आ गए, ग्राम न्यायालय अलग आ गए। क्यों? क्योंकि न्याय को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना आप कब कर पाओगे? जब प्रत्येक व्यक्ति के पास में न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता है, तो ही आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हो। आप फ्री हो, आप समान हो, न्याय आपको मिल रहा है, तो आप दुखी हो क्या? बिल्कुल नहीं हो। अब इस पूरे सिस्टम को आप ले लो अपने परिवार पे, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। कैसे? देखो, राज व्यवस्था किससे चलती है? राजनीति से। नीति मतलब नियम। तो राज करने के लिए जो नियम है, उनके माध्यम से जो हम व्यवस्था संचालित कर रहे हैं, वो राज व्यवस्था है। अब कलेक्टर के लिए नीति क्या है? मुख्यमंत्री के लिए नीति क्या है? राज्यपाल के लिए नीति क्या है? उनके नियम क्या है जिससे वो कार्य करेंगे? अब वो व्यवस्था कैसे होगी? वही क्या है? आपकी राज व्यवस्था है। यहां तक कोई समस्या है क्या आपको? विधानसभा के सदस्य एमएलए होते हैं। वो तो इनको कईयों को पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, मैं तुम्हें दिखूं दिखूं तो बोर्ड वाला नहीं दिखेगा। अब मेरे को देख के क्या करोगे? कोई ढंग का थोबड़ा उसको तो देखो ही देखो। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? अब देखो, हम ये जानते हैं, आपने पढ़ा राजस्थान का एकीकरण। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं। तो राजस्थान का जब आपने एकीकरण पढ़ा तो आपने उसमें देखा कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे जो बड़े ही सुधारवादी थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां सुधार मात्र दिखावा था, जैसे बीकानेर, दिखावा मात्र सुधार था। अगर मैं बात करूं भीलवाड़ा शाहपुरा, तो सुधारवादी था, क्योंकि पहली उत्तरदायी सरकार वहां बनी है। आजादी के बाद में हमने जो बिखरे हुए क्षेत्र थे उनको एक करके एक संघ बनाने का प्रयास किया, और उस संघ बनाने के अंदर हमारे पास में
मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूं ताकि कल आपको समस्या नहीं आए। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत दो प्रकार का था। एक भारत है जिसको कहा जाता है ब्रिटिश भारत, एक भारत था जो था देसी भारत। मानव अस्तित्व में आया तो मानव के पास क्या था? पाषाण। जहां मानव की उत्पत्ति हो रही है, पाषाण, नग्न अवस्था में घूमना, कोई रक्त संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई भावना नहीं, पशुतुल्य जीवन। पत्थर ही उसका जीवन है, गुफाओं में रहेगा, पत्थर से शिकार करेगा, पत्थर उसका आधार है, पाषाण उसका आधार है। धीरे धीरे बड़ा सुधार किया उसने अपने आप में, प्रकृति ने सुधार करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया, उसने सुधार किया और वो एक कबीले में आया। कबीले में आया तो वहां से उसमें परिवार की प्रवृत्ति आई, उसने पशुओं को पालना शुरू किया, ये क्रम चलता रहा। फिर हम आ गए एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, फिर हम आ गए एक उपनिवेश व्यवस्था में, फिर एक समय हमारे पास में ऐसा आया कि हम राजतंत्रात्मक से उपनिवेश व्यवस्था में आ रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उपनिवेश में नहीं आ पाए। एक संक्रमित स्थिति थी जो आप राष्ट्रीय आंदोलन कहते हो। यहां यूरोपियन जो लोग आए, उन यूरोपियन लोगों ने एक संगठित समाज बनाने का प्रयास किया। प्रांत, बाकी कुछ नहीं था भारत में लूटने के लिए। अब अच्छाई तो उसने भारत को एक इकाई बनाने का प्रयास किया। आपको रेल, डाक, तार, प्रशासनिक, न्यायिक, ये सारे संगठन अंग्रेजों की देन है। तो आप एक भारत में बने। अब इस भारत पे ब्रिटिशर्स जो थे, जहां डायरेक्ट शासन करते थे, वो तो क्या था? ब्रिटिश भारत। डायरेक्ट शासन कहां कर रहे हैं? जहां पे कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में संपर्क है। कौन सा है? ब्रिटिश भारत। मतलब वो थे प्रांत, और हमारे पास उस समय 11 प्रांत थे। दूसरा था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसे आजकल अपन क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र। तो हमारे पास में 11 तो प्रांत हैं और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ब्रिटिश प्रशासन डायरेक्ट शासन कर रहा है, डायरेक्ट रूल कर रहा है। यहां कोई मीडिएटर नहीं है, जनता और प्रशासन के बीच में सीधा संपर्क है। ठीक है, आते हैं देसी भारत में। देसी भारत जो है, इसमें क्या था? इसमें थी रियासतें, और रियासतें आपके पास कितनी है? 562। इन रियासतों का मुखिया कौन है? राजा। रियासत है, ठिकाने हैं, जागीरदारी है, इनमें कौन है? राजा। ये वंशानुगत चल रहे हैं, ये जनता द्वारा चल रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। यहां राजा जो है वो वंशानुगत है, यही प्रमुख है इसका। अब राजा को अगर मुख्य सरकार से काम है, मुख्य सरकार मतलब किसकी? भारत की सरकार। और यहां पे सरकार कौन सी है? ब्रिटिश सरकार। इस राजा को अगर इस भारत सरकार से काम है तो क्या डायरेक्ट जा सकता है क्या? नहीं। कैसे जाएगा? बीच में एक दलाल होगा, जिसको आप क्या कहते हो? पॉलिटिकल एजेंट। पढ़ते हो आप? मिस्टर लॉकेट, पहले पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट आपको कनेक्ट करवाएगा किससे? गवर्नर जनरल से। यहां डायरेक्ट हो, यहां कौन है? मध्यस्थ है बीच में। तो भारत कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। आज भी भारत 2 प्रकार का है, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया? आधारभूत ढांचे और अर्थव्यवस्था के आधार पर 2 भाग बना दिए। एक भारत है शहरी भारत, एक भारत है ग्रामीण भारत। आज आधार क्या है? आज आधार है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपका आधारभूत ढांचा कैसा है। शहर क्या होंगे? सड़कें चौड़ी होंगी, सड़कें 12 मासी होंगी, आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बिजली, पानी, निकासी, स्वास्थ्य, सारी चीजें होंगी आपके पास में। गांव क्या होगा? सड़कें पतली होंगी, बिजली, पानी, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का कम विकास हुआ होगा या अभाव होगा। यही 2 भारत है आपके पास में। अब इसके ऊपर आपको शासन संचालित करना है। अब चूंकि राजस्थान जो है वो इस सेगमेंट से आता है, तो इसमें हम नहीं पढ़ते क्या कि राजस्थान के पास में जब हम प्रशासनिक रूप से अगर देखें इतिहास को राजस्थान के, तो राजस्थान का जो इतिहास शुरू होता है, उस राजस्थान के इतिहास में आधुनिक इतिहास तक आते आते हमारे पास में 19 तो देसी रियासतें हैं, रियासतें, 3 हमारे पास में ठिकाने हैं, और 1 हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश है या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इन सब को एक करके फाइनली हमने 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को हमने राजस्थान प्राप्त किया, और राजस्थान जो कि ए श्रेणी का राज्य बना, ए श्रेणी राज्य। तो इससे पहले की पृष्ठभूमि से यहां तक पहुंचना और इसके बाद में जो शासन संचालित हो रहा है, जिसमें हम 7 चरणों के माध्यम से राजस्थान को एक इकाई का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो 7 चरण चले, उन 7 चरणों में हमने कैसे क्रमबद्ध रूप से इस इकाई को प्राप्त किया, तो यहां तक जो हम पहुंच रहे हैं उससे पहले कई प्रयास ऐसे किए गए कि हम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। उतार लिया इसको, पीछे वाला उतार लो इसको, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपके जो पदाधिकारी हैं, मंत्री परिषद वगैरह, या जो आपकी संस्थाएं हैं, उनमें समस्याएं नहीं आएंगी। ये तो बार बार आपके वो दिमाग में कीड़ा चलता रहेगा।
दीवानी का मतलब होता है जहां संपत्ति का मामला हो। फौजदारी जहां पे आप बल प्रयोग करते हो। कई किताबों में 565 लिखी हुई है, कई में 562 देसी रियासतें लिखी हुई हैं। जहां 565 लिखी हुई हैं वो 3 रियासतों को इंक्लूड नहीं कर रहा है, सॉरी इंक्लूड कर रहा है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को। और जहां 562 लिखी हुई हैं वो इंक्लूड नहीं करता है। उसका कारण यह है कि उन 3 ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार कर लिया था, वो तो बाद में शामिल हुई है। अभी शायद पशु परिसर के पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है, ऐसा कोई प्रश्न आया था क्या? और उसमें राज्यपाल जो है गुरुमुख निहाल सिंह को नहीं माना। अब जैसे राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अपन क्या पढ़ते हैं, हीरालाल शास्त्री को, जबकि वो पद मुख्यमंत्री है ही नहीं, वो पद उस समय प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री तो बाद में बनाए, 24 जनवरी 1950 को बनाए। मानते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ी टिपिकल समस्या यही है कि शब्दों का पूरा जाल है ये। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां आप राजस्थान का राजनीतिक विकास पढ़ोगे कल, वहां आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। हाँ, ये गवर्नर जनरल, ये है पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। एक राजनीतिक मध्यस्थता करने वाला व्यक्तित्व है ये। तो किसी राजा को अगर ब्रिटिश सरकार से कोई काम होता था तो ये मध्यस्थता करता था, समय जगह सब ये तय करता था। फिर किससे मिलाता था? गवर्नर जनरल से। गवर्नर गवर्नर जनरल अलग अलग होते हैं सब। हम्म। राज्य का गवर्नर जनरल अलग है, पॉलिटिकल एजेंट अलग है। हाँ। ए श्रेणी का राज्य ये था कि भारत जो है, उस भारत को जब संगठित किया जा रहा था तो भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। उस समय भारत के अंदर अलग अलग इकाइयां थी। जैसे ए इकाई है मेरा शुभ नाम, आपका शुभ नाम जो है ना कार्तिक पारिक, बस कार्तिक ही नाम मेरा है, चिंता मत करो, एक ही नाम राशि है। तो यहाँ पे जो हम शासन व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, तो भारत को जब हम एकीकरण कर रहे थे भारत का, तो भारत में क्या था कि भारत में देखो कितनी इकाइयां, 11 प्रांत, 4 क्षेत्र और 562 देसी रियासतें। अब इनको समायोजित करना, अब इनको समायोजित करने के लिए हमने क्या किया, हमने कैटेगरी बनाई ए बी सी डी ऐसे। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, डी श्रेणी के राज्य। फिर बाद में क्या हुआ, आजादी के बाद में मांग और बढ़ने लग गई। सबसे बड़ी मांग क्या, कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करो। अब भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना, फिर इतनी सारी इकाइयां, क्षेत्र, तो शासन संचालन में समस्या आ रही थी। तो समस्या को कम करने के लिए हमने कहा कि भाई हम प्रशासन को अगर सुचारू रूप से संचालित करते हैं तो भौगोलिक विभाजन जो बढ़ा हुआ है उस भौगोलिक विभाजन को कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई 2 इकाई होनी चाहिए भौगोलिक आधार पर, एक राज्य होना चाहिए और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होना चाहिए या यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, संघ राज्य क्षेत्र। तो हमने क्या किया, उनको इकाइयों में संगठित किया, तो आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य का रूप दे दिया। रियासतें थी उनको संगठित करके हमने एक नया राज्य बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश थे उनको उनमें समाहित कर दिया। फिर उस भौगोलिक क्षेत्र की प्रासंगिकता क्या है, उसकी महत्वता क्या है, तब जाके हमारे पास में फाइनली जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ते हैं, फजल अली आयोग जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर वहां से हम लगातार बढ़ते 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 आज हमारे पास में 28 राज्य हैं और 8 हमारे पास में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। पहला जो टॉपिक है जहां से जनरली आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं या जहां से अपन शुरुआत करते हैं, तो फैक्चुअल कंडीशन, अपन सारी फैक्ट जो है वो सारे आखिरी में देखेंगे। पहले यहां से अपन देखते हैं टॉपिक वाइज जो इसके मूल जो प्रावधान है उनको। तो पहला प्रावधान है आपका राज्यपाल, गवर्नर। अब देखो, एक तो हम ये जानते हैं कि राज्यपाल जो पद है, ये राज्यपाल पद प्रावधान जो है ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, भारत एक संघ है और उस संघ में हम शब्द क्या यूज करते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब भारत ऐसे राज्यों का संघ है जिसके राज्य विनाशी हैं, लेकिन जो संघ है वो अविनाशी है। विनाशी है और संघ क्या है, अविनाशी है। अब राज्य विनाशी कैसे है? राज्य विनाशी का मतलब यह है कि जो राज्य होता है आप उसको तोड़ सकते हो, आप उसका नाम परिवर्तित कर सकते हो, आप उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हो। आप 2 राज्यों को तोड़ के एक इकाई बना सकते हो, आप एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकते हो, या आप 2 राज्यों को, छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकते हो। तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन संघ अविनाशी है। ऐसा नहीं है कि भारत में जनसंख्या बढ़ गई, क्षेत्रफल बढ़ा है तो हम भारत के 2 भाग बना दें, उत्तर भारत दक्षिण भारत, संभव नहीं है। भारत तो अखंड रहेगा, भारत तो एक ही रहेगा। तो राज्यपाल पद प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से। पद प्रावधान कनाडा से। हाँ? वो तो इंडियन पॉलिटी में, मैं पहले आपको राजस्थान वाला करवाऊंगा, उसके बाद में इंडिया पॉलिटी करवाऊंगा।
ये जो राज्यपाल पद है, इसका अगर हम संवैधानिक उपबंध देखें, उपबंध, तो भारतीय संविधान का भाग 6 जो राज्य सरकार का उल्लेख करता है, भाग 6 क्या करता है? राज्य सरकार का प्रावधान। और राज्य सरकार के इस प्रावधान में राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें इसकी भूमिका पाई जाती है। लक्ष्मण लाल, आर्टिकल 52 राज्यपाल से संबंधित, बहुत बढ़िया। कहां थे इतने दिन आप? अब इसमें अनुच्छेद है एक तो 152। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है? यहां अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा दे रहा है? राज्य की परिभाषा। थोड़ा सा अपने को एक बार इधर ध्यान देना है। कल आपने राज्य की परिभाषा पढ़ी राज्य व्यवस्था के अनुसार, तो हमने क्या कहा कि राज्य से तात्पर्य है जिसका कोई निश्चित क्षेत्रफल हो, जिसमें कोई निश्चित जनसंख्या रहती हो, जिसकी सरकार हो और जिसमें संप्रभुता हो। एक तो हमने ये पढ़ा। जब हम संविधान के अन्य प्रावधानों में जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान का भाग 3 आप पढ़ोगे मूल अधिकार, भाग 4 पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12, भाग 4 में अनुच्छेद 36, यहां पे भी क्या कहा गया है? यहां पे भी कहा गया है कि भैया राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो भाग 3, भाग 4, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, यहां पे राज्य का मतलब है थोड़ा विस्तृत। यहां यह कह रहा है कि राज्य का मतलब है वो संस्थान जो कार्य संचालन के लिए अपने क्षेत्र में विधि का निर्माण कर सके, वो राज्य है। तो वो कौन सी संस्थाएं हैं जो अपने कार्य संचालन के लिए विधि का निर्माण करती हैं? तो जैसे आपकी केंद्र की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका विधायिका, राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अन्य वे संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम जो अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाते हैं। जैसे अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए कानून बनाना है, विश्वविद्यालय के लिए कानून बनाना है, तो कौन बनाएगा? यूजीसी। अगर आपको गैस पेट्रोलियम पदार्थों के लिए कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, यही तो बनाएंगे। तो ये संस्थान भी क्या है? ये भी राज्य है। तो यहां परिभाषा क्या हो गई? विस्तृत हो गई। अब भाग 6 में अनुच्छेद 152 में भी कहा गया है कि भाई राज्य। अब यहां राज्य का मतलब क्या है? तो यहां राज्य का मतलब है जो आप राजस्थान की बात करते हो, आप बात करते हो पंजाब की, आप बात करते हो तेलंगाना की, तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इन भौगोलिक क्षेत्रों को अनुच्छेद 152 के अनुसार क्या कहा गया है? राज्य कहा गया है। तो राज्य की परिभाषा प्रासंगिकता के अनुसार बदल रही है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की महत्वता है, तो वहां पर उसकी परिभाषा भी वैसी है। अब ये जो राज्य है, इस राज्य के संचालन के लिए अब आते हैं अनुच्छेद 153 में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हाँ, राज्यपाल होगा। कहने का मतलब है कि राज्यपाल पद जो है, उस पद की व्यवस्था कहां की गई है? तो उस पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 153 में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, जो राज्य इकाई जिसकी बात कर रहे हो, जो अनुच्छेद 152 में परिभाषित है, इसमें एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। अब ये जो राज्यपाल है, इसके प्रावधान में परिवर्तन किया गया। भारतीय संविधान ने किया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि भैया एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। पहले बात क्या की गई कि एक राज्य का क्या होगा? एक व्यक्ति राज्यपाल होगा। फिर क्या कहा गया? फिर कहा गया कि भैया ऐसा है, एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 152 में जिस राज्य की परिभाषा की गई, इसको लिखे कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूं, नोट्स हमेशा शॉर्ट में ही बनते हैं ताकि आप उसको अपनी भाषा के अंदर याद कर सको। तो अनुच्छेद 152 में जिस भौतिक क्षेत्र को राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, उस परिभाषित क्षेत्र में राज्यपाल पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 में किया गया, और जिसमें कहा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और ये जो राज्यपाल है
ये राज्यपाल प्रावधान, इस पद का प्रावधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में बढ़ाते हुए ये कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक में ही हो, एक में भी हो सकता है और एक से अधिक में भी हो सकता है। उतार लिया। अब ये जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल पद की जो भूमिका है उसको जब हम उल्लेखित करें तो वो भूमिका क्या है? कर दो स्लाइड चेंज। धीरे लिखते हो यार बहुत, हाँ? थोड़ी स्पीड फास्ट रखो। सूरज भान जी, ये क्लासें कब चालू होंगी? ये आपको ऑनलाइन टीम से संपर्क करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी क्लास का पता है खाली। नोट्स बनाए, फाड़े, फिर नोट्स बनाए, फिर फाड़े, फिर नोट्स बनाओ, फिर फाड़ो, तो 4 बार नोट्स बना दोगे ना, बस फिर नहीं है दिक्कत। इसलिए हमेशा खुद के नोट्स जरूर बनाओ और घर जाके जरूर पढ़ो वापस। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो, अब ये जो व्यक्ति है ना राज्यपाल, इस राज्यपाल पद की भूमिका पे अगर अपन जाएं तो हम कहते हैं राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कौन सी पावर्स? एग्जीक्यूटिव पावर्स, समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या है? कानून लागू करना, उसका विश्लेषण करना। तो ये सारी शक्ति किसमें है? राज्यपाल में निहित होगी। अब राज्यपाल या तो इनका प्रयोग क्या करे? स्वयं, या फिर क्या करे? उसके जो अधीनस्थ हैं वो उसे सलाह देंगे कि भैया राज्यपाल महोदय ये कार्य ऐसे करना है, तो उनकी सलाह से वो काम करेगा। अब इसके अधीनस्थ कौन है? तो राज्यपाल के अधीनस्थ से तात्पर्य क्या है? तो अधीनस्थ से तात्पर्य है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक वर्ग, ब्यूरोक्रेट वर्ग, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, ये इसके सबऑर्डिनेट हैं जो इसको सहयोग देते हैं। अब देखो, सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट राज्यपाल के लिए, जैसे सरोजिनी नायडू जी का स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपाल पद को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। राज्यपाल के लिए कहा जाता है कि राज्यपाल पद जो है ना, उसका बस इतना ही काम है कि उसके राज्य में या उसके क्षेत्र में जो डेलीगेशन आ रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है, उनका स्वागत करना, बस और कोई काम नहीं है। राजभवन में बैठे रहना और उनका स्वागत करना। तो वो जो सचिवालय है वो क्या करेगा? उसको गाइड करेगा, उसमें सेक्रेटरी होगा उसका, वो बताएगा कि राज्यपाल महोदय अपने को आज ये काम करना है, आज अपनी ये दिनचर्या है, आज दिन की ये कार्य प्रणाली है, अपने को ये कार्य संचालित करना है, तो वो वैसे ही काम करेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपने खुद के दिमाग से काम करता है। तो कुल मिला के यही है कि इसका काम क्या है? सभाओं में जाना, संबोधन करना, समोसे कचौरी खाना, समापन करना, आ जाना, बस बात खत्म। कुल मिला के यही है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहने को हम ये कह सकते हैं इसकी भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे अपने को पता चलेगा कि इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल जो पद है, राज्यपाल जो भी कार्य करेगा या तो वो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों से करेगा, और ज्यादातर वो अपने कार्य अधीनस्थों के सहयोग से ही करता है, और बाकी जितने भी कामकाज हैं वो सारे इसके अधीन ही होते हैं। क्यों? कोई भी कानून बना उसको लागू करना है तो राज्यपाल उसको अधिसूचित करेगा, तब वो लागू होगा। कोई आदेश पारित करना है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा, तब वो पारित होगा। कोई स्वीकृति है तो वो भी राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के अनुमति से ही स्वीकृत होगी। जैसे सरकार को मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए धन चाहिए, बजट चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऐसा थोड़ा ना कि मुख्यमंत्री साहब या जो मंत्रीगण हैं वो
संचित निधि में से पैसा निकाल लें। भाई सरकार का अपना एक अकाउंट होता है, उसमें से पैसा निकाल लिया, ऐसे नहीं। राज्यपाल को बताओ पहले कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, इतना पैसा चाहिए, ये प्रोजेक्ट है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, राज्यपाल कहेगा ठीक है देखता हूँ, तो वो देखेगा पूरा, देखने के बाद में उसको देगा क्या भाई ठीक है रखो, सदन में रखो, सदन में रखेंगे, सदन से पास होगा, फिर वापस आएंगे साहब पास हो गया ठीक है, विनियोग भी देख लो, फिर वापस एक भी देख लाएंगे, फिर सदन में रखेंगे, फिर वो पास होगा, फिर राज्यपाल के आएंगे, फिर राज्यपाल कहेगा ठीक है ले लो पैसे। ऐसा थोड़ा ना कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हाँ भाई जी देना देंगे 100-500 रुपये, वो नहीं है सीन, चक्कर काटो पहले, पूरा प्रोसेस है, तो बिना उसकी स्वीकृति के कुछ नहीं हो सकता, ये इसकी भूमिका है। अब इसके बाद में इसका जो पद है, इस पद की जो महत्वता है, इसके कारण इस पद के संबोधन, अब देखो पद अगर महत्वपूर्ण है तो उसे विशेष रूप से संबोधित भी किया जाएगा, संबोधन। तो पद संबोधन की अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली हम लोगों ने ये जो भी सिस्टम लिया है, ये लिया कैसे है, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, या ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, हमने उनको शामिल किया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे रह के गए, उन्हीं की शासन प्रणाली चलती थी, हम उसी से सीखे हुए थे और हम उसी के अनुकूल थे, हमने वही अपनाया। तो यहाँ पे ज्यादातर जो है अंग्रेजी के शब्द है, उनमें बेसिकली लैटिन शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि अंग्रेजी की मूल भाषा क्या है, लैटिन, लैटिन से ही निकली है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, ये सब इसी से निकली है। तो इसे जो है, इसे कहा जाता है, लैटिन भाषा के अनुसार इस पद को कहा जाता है डी ज्वेरे। डी ज्वेरे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि राज्यपाल कार्यपालिका का, किसका, कार्यपालिका, कहां की, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का, पालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख या मुखिया होता है, वो अलग चीज है, प्रमुख होता है। अब नाम मात्र का क्यों है भाई, ये कौन सा बैठ के पूरा उसका ड्राफ्ट बना रहा है, काम कौन कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, मेहनत किसी और की है, नाम कौन कमा रहा है, राज्यपाल, काम किसी और ने किया, पूरा फॉर्मा तैयार किया, इसने खाली साइन किए। अब भाई हम तो उसी को जानते हैं ना जिसके साइन है, जिसके साइन बोलते, तो इसने साइन कर दिया, इसके साइन बोल रहे हैं, नाम इसका हो रहा है, काम किसी और का है, इसलिए क्या है, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये नाम मात्र का मुखिया होता है। दूसरा, राज्य का प्रथम नागरिक है, राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य में जब भी कोई राजकीय प्रशासनिक कार्य अगर संचालित होता है तो उसमें पहली जो भूमिका जो है, जहां से प्रारंभ किया जाएगा, वो भूमिका किसकी होगी, वो भूमिका राज्यपाल की होगी, प्रथम भूमिका। तो राज्य का क्या होगा, प्रथम नागरिक। जैसे अब देखो स्मार्ट स्टडी क्या होती है, आपको कुछ चीजें ये पता चल गई कि भाई राज्य में जो राज्यपाल है वो केंद्र में राष्ट्रपति है। अब इनमें से कोई भी एक पद बहुत बढ़िया से याद कर लो, राष्ट्रपति याद हो गया, उसको अप्लाई कहां करना है, राज्य में, शब्द तो बदलेंगे, थोड़ी बहुत भूमिका जो है वो परिवर्तित होगी, बाकी लगभग काम सारे वैसे की रूप वो का वही है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। राज्यपाल पढ़ लिया, इसका मतलब केंद्र में राष्ट्रपति। तो जिस प्रकार केंद्र में या भारत में प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, तो भारत में जो भी कार्य होगा, मान लो अगर कोई राजकीय समारोह है, उसमें न्योता देना है, तो न्योता देना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को दिया जाएगा। भारत में कोई भी काम प्रारंभ हो रहा है, मान लो जनगणना होनी है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय से शुरू होगी। मतलब कुल मिला के आपकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के गणेश जी हैं, ये प्रथम पूजनीय है, राज्यपाल हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो ये राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य में जो भी कार्य प्रारंभ होगा, शुरुआत कहां से होगी, यहां से होगी। फिर ये क्या है, ये हैं राज्य के विधिता है अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, विधिता है अध्यक्ष, और इन्हीं को कहा जाता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। अब आप ये सोचोगे केंद्र सरकार इसको अपॉइंट करती है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन कोई नौकरी है, या ये केंद्र सरकार के अधीन है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक वैधानिक पद है। हाँ, नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि भारत क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था है, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रस्तुति जो है वो आपको कहां दी जा रही है, राज्यपाल में दी जा रही है। उतार लिया, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे और देखते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए हमारे पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। अब आपको राज्यपाल बनना है, आपकी मनसा है, तो आप योग्यताओं का ध्यान करो कि आप किन योग्यताओं को धारण करोगे तो आप राज्यपाल बन सकते हो।
तो अब कुछ देर के लिए अपने आप को राज्यपाल समझो। तो जब भी कोई पदाधिकारी पढ़ते हो ना, उस समय अपने आप को वहां पे रख लो कि भाई ये पदाधिकारी मेरे को बनना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मैं बन जाऊंगा तो मैं क्या क्या काम करूंगा, बस वहीं तक ही, बाहर मत निकल जाना राज्यपाल बन के, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, योग्यता में सबसे पहले भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, 35 वर्ष पूर्ण हो, ठीक है, दो। अब तीसरी कोई योग्यता नहीं है, ध्यान रखना। पहली बात तो राज्यपाल बनने के लिए दो ही योग्यताएं होती हैं, एक भारत का नागरिक हो, दूसरी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, वो होती है शर्तें। और शर्त जो है उसमें क्या है, पहला अब देखो शर्त क्या होती है। शर्त जो है उसके अंदर पहली शर्त यह कहा गई है कि किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद को धारण ना करे, आ जाओ उधर बैठो, धारण ना करे लाभ का पद। अब देखो लाभ के पद को कैसे परिभाषित करिए, बड़ी समस्या है यहां पे। तो सामान्यतः इसकी परिभाषा ऐसे दी गई कि अगर कोई पदाधिकारी भारत के या राज्य के किसी भी फंड में से, और खासतौर से कौन सा फंड है, कॉन्सोलेशन फंड जिसको कहते हैं हम, संचित निधि, जिसमें जनता के द्वारा जो भी टैक्स है या सरप्लस है, कोई फीस है या अदर कोई लेवी वगैरह जो भी जमा करवाई जा रही है या सरकार जो उगा रही है, वो सारी की सारी जमा होती है। तो कर, उपकर, शुल्क, फीस, सेस, ये सब जमा होता है एक अकाउंट में। उसमें से अगर कोई पैसा ले रहा है, चाहे वो तनख्वाह में ले रहा है, चाहे वो भत्ते के रूप में ले रहा है, या किसी अन्य प्रॉफिट वाली कंडीशन में अगर वो ले रहा है, तो लाभ का पद होगा। अब ऐसे नहीं बताया गया कि भाई ये पद लाभ का पद है, बस यही बताया गया है कि भारत या राज्य की संचित निधि से अगर कोई भी खर्चा किसी वेतन के रूप में, पारिश्रमिक रूप में अगर कोई वहन कर रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी शर्त यह है कि राज्यपाल पदधारी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। और अगर है तो पद धारण के साथ ही उसका पद सदन से रिक्त माना जाएगा, सदन से रिक्त माना जाएगा। क्योंकि राज्यपाल प्रतिनिधि किसका है, राज्य का। वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, वो किसी सक्रिय राजनीति में नहीं हो सकता, नहीं तो वो क्या करेगा, निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाएगा राज्य में। अब देखो कैसे होगा राज्य में, कैसे होगा, सुनो। अब कोई व्यक्ति जो केंद्र सरकार की विचारधारा से संबंधित है, मैंने कहा ना इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। आप थोड़ा सा एक बार इसको जो भी जंजाल है उसको भूल जाओ, आप सीधा सिंपल सा इतना देखो, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार। अब मोदी जी की सरकार में कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टी के लिए जी जान लगाई होगी, ठीक है, लेकिन वो कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, या उन्हें टिकट नहीं मिली, कर्मठ कार्यकर्ता है। या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिसने अपने फील्ड में बेहतरीन कार्य किया हो, या सेना का कोई अधिकारी जिसकी अपनी एक कार्य प्रणाली विशेष प्रकार की, जिसने सरकार को प्रभावित किया हो। ऐसे जो व्यक्तित्व हैं जो सरकार की नजर में है, जो सरकार की विचारधारा से हितैषी हैं, सरकार जिन्हें शुभचिंतक मानती है, तो सरकार क्या करेगी, ऐसे लोगों को मोटिवेशन, या उन लोगों को अगर हम ये कहें तो प्रोत्साहित करने के लिए, रिवार्ड देने के लिए वो क्या करती है, उनको राज्य में राज्यपाल बना देती है। अब केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल बना के भेज रही है, मान लो उस राज्य में सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, सरकार किसी दूसरे पार्टी की है, और मान लो कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सेम है, ये भी मान लो अपने। अब वो वहां पे जाके अगर दलगत राजनीति करेगा तो क्या जनता का हित हो पाएगा क्या?
नहीं हो पाएगा। और ये पद कैसा है? ये पद है संवैधानिक पद। इसमें जनता हित की बात की जाती है, ना कि राजनीतिक या पार्टीगत हित की बात की जाती है। तो ये व्यक्ति न्याय तभी कर पाएगा जब ये निष्पक्ष होगा, तभी न्याय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अगर ये किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित भी है ना, तो ये अपने पद पे रहते हुए उस राजनीतिक विचारधारा को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। अभी तक जितने लोग आपने देखे वो लगभग लगभग राज्यपाल पद पे वो व्यक्तित्व हैं जो केंद्र सरकार की जो राजनीतिक विचारधारा है उससे संबंधित है, लेकिन वो अपने राज्य में जहां उन्हें नियुक्त किया गया है एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, एक राज्यपाल पदधारी के रूप में, वहां पे वो राजनीतिक जो नीतियां होती हैं उनका सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं करते। जैसे हरिभाऊ किशन राव बांगड़े अपने बीजेपी के महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब आपको लगता है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वार्ता करते हैं तो मोदी जी की जयकार कर रहे हैं, मोदी जी ना, वो बात किसकी करेंगे? राज्य प्रशासन की बात करेंगे, राज्य सरकार की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात कर लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को जो है प्रमोट नहीं करेंगे। अब समझ में आया? तो ये निष्पक्ष होता है। फिर इसके बाद में तीसरी, दिवालिया या पागल ना हो, और फाइनली केंद्र में कार्यरत सरकार के सम्मुख आदर्श राजनैतिक नेतृत्व वाली छवि हो। वो कुछ जरूरी नहीं है, हालांकि जैसे सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, उन्होंने कहा है कि उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर इसी राज्य का होगा, इसी राज्य में राज्यपाल होगा, तो एक तो उससे क्या होगा कि भाई भतीजावाद, दूसरा ये हो जाएगा कि वो ये सोचेगा कि यार मैं मेरा बेस तैयार कर लूं, ग्राउंड तैयार कर लूं, भविष्य के अंदर मैं सक्रिय राजनीति में आ जाऊंगा। तो वहां पे क्या है, सक्रिय राजनीति वाला जो फंडा है, एक स्वार्थ परक जो राजनीति है, उसके जो निर्णय है ना वो लागू होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि उनको रखा जाता है दूर। हालांकि ऐसा नहीं है, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी पूछा जाता है कि भैया इसको अपॉइंट कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है क्या, ये भी लिया जाता है। तो संबंधित राज्य का तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे वो क्या कर जाएगा, सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देगा वो। है? वो तो आगे आएगा सारा। ठीक है, उतार लिया। हाँ, उपराष्ट्रपति उतार लिया। अब देखो, अब इसकी करते हैं नियुक्ति, कि राज्यपाल जो व्यक्ति है उस राज्यपाल व्यक्ति की नियुक्ति जो है वो कैसे की जाती है, नियुक्ति का आधार क्या है। नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन क्या वो भी अपनी मर्जी से करता है क्या? नहीं। केंद्र केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है। केंद्र सरकार एक लिस्ट भेजता है और बताता है उसमें कि अमुक व्यक्ति को अमुक राज्य में राज्यपाल बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसको वारंट इशू करता है कि भैया ये आपका वारंट रहा, अमुक राज्य में आपको राज्यपाल जो है वो अपॉइंट किया गया है, जाओ वहां पे। फिर आते हैं शपथ। पद धारण करोगे तो शपथ भी तो चाहिए। राजस्थान के एग्जामों में इसकी जो शपथ प्रणाली है या इसके शपथ प्रावधान से संबंधित प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा गया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा गया। कारण क्या है, जब आप अनुसूचियां पढ़ते हैं तो उन अनुसूचियों में एक अनुसूची है, अनुसूची 3 में कहा गया है कि भाई भारत के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनका शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप क्या होगा। भाई आप कोई फॉर्म भरते हो, लास्ट में उसको सबमिट करवाने से पहले आपके पास में आता है कि भाई मैंने जो भी सूचनाएं भरी हैं सत्यपरक हैं, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, अगर कोई भी सूचना भ्रमित करने वाली या मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। होता है ना। ऐसे ही आप कोई नौकरी ज्वाइन करोगे तो आपको एक शपथ पत्र दिया जाएगा, वारंट जो होता है वो दिया जाएगा। उसमें मैं अमुक ये, स्नॉप ये, जाति ये, निवासी यहाँ का, है ना, इस पद को धारण कर रहा हूँ, इसके कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, अगर इसमें कोई भी मैं त्रुटि करता हूँ या सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा हूँ या मेरा कोई भ्रष्ट आचरण आता है तो मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे ही कोई जिम्मेदारी जब आप ले रहे हो तो यहाँ पे राज्यपाल जो पद है या राष्ट्रपति जो पद है या अन्य कोई पदाधिकारी है, जब वो पद ग्रहण करता है तो उससे पहले उस पद की शपथ लेता है कि भाई मैं इस पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, तीसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 लोगों के शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख नहीं है। समझ गया बात को।
इनके शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख जहां इन पदों की व्यवस्था की गई है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है ना, उन्हीं में इनका उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल के शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159 में। एक कोई आरएस का एग्जाम था 2013 में, प्रीलिम्स था, उस समय प्रश्न आया था। उसके बाद में तो इस प्रश्न ने ट्रेंड ही बना लिया, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आ रहा था। ये पूछा यह गया कि भाई राज्यपाल का शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप उल्लेखित है, तो पहले ऑप्शन के अंदर था तीसरी अनुसूची, दूसरे में था अनुच्छेद 159, तीसरे में था तीसरी अनुसूची व अनुच्छेद 159, चौथे के अंदर था इनमें से कोई नहीं। अब होता क्या है कि जब भी एग्जामिनर को लगता है कि कोई सवाल गलत करवाना है तो वो आसान सवाल देगा, लेकिन आसान सवाल भी ट्रिकी होगा। अब हम क्या करते हैं, तुरंत अपने दिमाग में उस समय क्या जाता है, ये ह्यूमन नेचर है, सीधा जाता है तीसरी अनुसूची, क्योंकि उसमें शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है। फिर एग्जाम का प्रेशर अपन ठोकते हैं ले, और वहां पे फिर क्या होता है कि वो आपको ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है आपके माइंड के अंदर, अगर थोड़ा सा भी, अब जिसके पूरा परफेक्शन है, समझ रखा है, वो तो गलत नहीं करेगा, लेकिन जो रटता है उसके साथ दिक्कत है। यार तीसरी अनुसूची भी पढ़ी थी, 159 भी पढ़ा था, शायद दोनों ही होना चाहिए, वो दोनों लगाएगा। तो अनुच्छेद 159 जो है उसमें राज्यपाल के शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। राज्यपाल शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप उल्लेख, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 159 के अनुच्छेद 69 के अंदर आपका उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 159 के अंदर आपका राज्यपाल है। अब ये जो शपथ लेते हैं उसमें ये शपथ लेते हैं क्योंकि देखो पद महत्वपूर्ण है, छोटा मोटा पद तो है नहीं। चलो नीचे, कलाकार थे क्या धरती पर। जनसेवा के लिए तत्पर रहूंगा। अब ये शपथ दिलाता कौन है, तो शपथ दिलाई जाती है राज्य उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय मुख्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा। मान लो भाई साहब नहीं है, छुट्टी पे है, तो इनकी अनुपस्थिति में इनकी अनुपस्थिति इनकी अनुपस्थिति में हाईकोर्ट के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बाद में दूसरे नंबर का जो सीनियर मोस्ट है वो दिलाएंगे। वो भी नहीं हो तो उनके नीचे जो वरिष्ठतम है वो दिलाएंगे। वो भी नहीं हो तो 4-5 जो न्यायाधीश होते हैं वो संवैधानिक एक पीठ का गठन करेंगे, फिर वो तय करेंगे कि किसको जो है शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो इसकी अनुपस्थिति में हाईकोर्ट के अन्य वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं वो क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल तो कार्यकाल कितना है, कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष। हमारे यहां पे क्या है, जनरली राजनीतिक पदक्रम में जो लोकतांत्रिक पदक्रम है या जनप्रतिनिधियों के जो पद हैं उनका कार्यकाल मोस्टली हमने कितना रखा है, 5 साल रखा है। अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो 5 साल रहेंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो निर्भर करते हैं किसी के प्रसाद पे, किसी के विश्वास पे। अब देखो नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। किसके माध्यम से कर रहा है, राष्ट्रपति के माध्यम से भेज रहा हूं, वो मेरे विचारों के अनुकूल कार्य करे। अब जब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के
द्वारा नियुक्त किया गया किसी राज्य में जो पदाधिकारी है राज्यपाल नाम का, वो केंद्र सरकार की विचारधारा के अनुकूल अगर चल रहा है तब तक तो वो पद पे है, नहीं तो क्या कर दिया जाएगा, उससे पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए एक तो कार्यकाल होता है कि सामान्यतः 5 वर्ष तक वो अपने पद पे बना रहेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पे बना। जहां जहां काम के होंगे मैं लिखवा दूंगा, लास्ट में आपको सारे लिखवा दूंगा। चैप्टर खत्म होगा जो काम के हैं वो सारे एक साथ लिखवा दूंगा। और वैसे सारे अनुच्छेद काम आते भी नहीं है, ऐसे अगर पढ़ोगे तो कम से कम 100-150 हो जाएंगे। कितने क्या करोगे? हाँ, मुख्य मुख्य जो है वो करवा दूंगा मैं आपको। 50-60 होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा होते भी नहीं है। मैं सर लिखवा दूंगा, सारे लिखवा दूंगा।